हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आज मैं लेकर आई हूँ आपकी अपनी मंजरी पुस्तक का पार्ट 3, वीरों का वसंत कैसा हो। शुरू करते हैं, वीरों का वसंत कैसा हो। सबसे पहले जानते हैं वीर कौन थे। ऐसे महान लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में भी 1 मिनट की भी देर नहीं की। अपना व्यक्तिगत स्वार्थ उन्होंने कभी नहीं सोचा। उन्होंने जब भी सोचा अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? वीर कहते हैं। आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उसकी कवित्री यहाँ आप देख रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। शुरू करते हैं आज का पाठ, जिसमें हम क्या कंप्लीट करेंगे? कवि परिचय और व्याख्या को आज हम कंप्लीट करेंगे। कवि परिचय। कभी भी जब कभी कोई रचना जब किसी महिला के द्वारा लिखी जाती है तो वो होती हैं कवयित्री। तो हम कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद के निहालपुर नामक ग्राम में हुआ था। इलाहाबाद के निहालपुर नामक ग्राम में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम सत्याग्रही होने का अनुभव का गौरव प्राप्त है। प्रथम सत्याग्रही, ये बात आप अपने सामान्य ज्ञान के लिए भी याद रखिएगा। मुकुल इनकी कालजयी रचना है। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें प्रतिष्ठित सेक्सरिया पुरस्कार प्राप्त दिया गया था इनको। ये भी आपके सामान्य ज्ञान के लिए एक अत्यंत आवश्यक प्रश्न है। इन्होंने 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा में सदस्य के रूप में अपना राजनीतिक योगदान भी दिया, यानी कि साहित्यिक योगदान के साथ साथ इन्होंने राजनीतिक योगदान भी दिया है। ये राजनीति में भी उतनी ही सक्रिय थी। बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र, त्रिधारा इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनका निधन 15 फरवरी 1948, यानी कि इतनी महान विदुषी महिला का देहांत स्वतंत्रता से सीधा 1 साल के बाद हुआ था। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके लगभग 1 साल के बाद ही इनका देहांत हो गया था। प्रस्तुत कविता में वसंत के माध्यम से, वसंत एक बड़ा ही सुहाना मौसम होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। हम वसंत को किस रूप में लेते हैं? सुहाना मौसम हो जाना, जो प्रकृति है वो अपना पीला सुंदर श्रृंगार कर लेती है। हर पेड़ पर बढ़िया सुंदर फूल खिलने लगते हैं, नई कोपलें आने लगती हैं, चारों तरफ कोयल कूकने लगती है, बाग बगीचों की शोभा बढ़ जाती है, आमों के वृक्ष पे मंजरी छा जाती हैं, चारों तरफ का जो वातावरण है वो बड़ा ही खुशनुमा हो जाता है। ये हमारे लिए वसंत है। इस कविता में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे देश के वीर हैं, जो वीर सैनिक हैं हमारे, उनका वसंत कैसा होना चाहिए। ये प्रश्न आज आपके सामने रखा गया है कि उन वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। इसलिए कविता का नाम है वीरों का कैसा हो वसंत। इस पंक्ति को आगे की तरफ लेकर चलते हैं कि क्या कहना चाहता है ये पाठ हमसे। आ रही हिमाचल से पुकार है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, कैसा हो वीरों का वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत। इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। आप जानते हैं, अब तो इतनी कविताएं पढ़ी हैं आपने, पाठ 1 भी हमने देखा था। उसी आधार पर हम यहाँ देखेंगे, जब भी हम किसी पाठ को पढ़ते हैं, कविता को पढ़ते हैं, 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। एक है संदर्भ, दूसरा है प्रसंग। संदर्भ के अंतर्गत हम जानते हैं कि इस पाठ के कवि या कवयित्री कौन थी, साथ ही साथ यह पाठ कहाँ से लिया गया है। तो अब तो आप ये कविता के बारे में जान चुके हैं कि यह पाठ आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी से लिया गया है और इस कविता का नाम है वीरों का कैसा हो वसंत। इसकी कवयित्री कौन है? तो इसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। जब भी हम किसी बड़ों का नाम लिखते हैं, सम्मान्य आदरणीय का, तो हम जी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इस कविता में प्रसंग, यानी कि अब इस कविता में लिखा क्या गया है, ये कविता किस संदर्भ में प्रस्तुत यहाँ पर की गई है।
तो इस कविता में कवित्री ने प्रश्न किया है। ध्यान दें, ये पूरी की पूरी जो कविता है वो प्रश्नावली शैली में लिखी गई है, यानी पूरी कविता में एक प्रश्न चला हुआ है कि आप बताएं वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अर्थ है, हिमाचल पुकार रहा है, उधदी बार बार गरज रहा है। उधदी का अर्थ है समुद्र। समुद्र, अब समुद्र कैसे गरजता है? जब समुद्र अपनी हिलोरों लहरों को जोर जोर से उसकी लहरें आती हैं तो वो गर्जना के समान लगती हैं, जैसे कोई जोर जोर से गरज रहा है। तो उधदी गरजता बार बार गरज रहा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण समेत सभी 10 दिशाएं। अब आपके दिमाग में यहाँ प्रश्न आएगा कि दिशाएं तो 4 होती हैं, लेकिन जब हम दिशाओं का अनुमान करते हैं, दिशाओं के बारे में देखते हैं, पूर्व और पश्चिम की बीच में जो दिशाएं होती हैं वो पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, इस तरीके से वो हमारा जो मानचित्र होता है उसमें जो दिशाएं होती हैं उनकी संख्या 10 होती है। इसलिए यहाँ पर लिखा है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो 4 प्रमुख दिशाएं हैं और उनके बीच की जो दिशाएं हैं उनको यहाँ पर गिनती के साथ बताया गया है कि वो 10 दिशाएं एक ही प्रश्न कर रही हैं। क्या? कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये पूरा पाठ एक प्रश्नावली शैली में लिखा गया है। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भावार्थ देखेंगे। संदर्भ आपको हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में, उत्तर पुस्तिका में इसको लिखेंगे तो आपको हर बार संदर्भ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए है। हर बार प्रसंग भी बदल जाता है, लेकिन कई बार जब पूरी कविता किसी एक ही प्रसंग में लिखी गई हो, एक ही परिक्षेप में लिखी गई हो, तो आपको प्रसंग को भी बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इस कविता में कवयित्री ने प्रश्न किया है कि वीरों का वसंत कैसा हो, यानी ये प्रश्न बार बार पूरी कविता के चलते आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगा कि वीरों का वसंत कैसा हो। अब आप ये मत सोचिएगा कि आप सिर्फ प्रश्न ही पढ़ते रहेंगे। इस प्रश्न को बार बार सुनते एक पल ऐसा आएगा जब आपको इसका उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। अर्थ, फूली सरसों, आपने देखा होगा वसंत के मौसम में गेहूं के खेत लहलहाते रहते हैं, हरे हरे सुंदर खेत दिखाई देते हैं और उनके बीच बीच में सरसों, पीली सरसों खिली होती है। फूली सरसों अर्थात लहलहाते फसलों ने वीर के जीवन में रंग भरे हैं। वसंत के मौसम में प्रकृति सुंदर रंगों से श्रृंगार कर लेती है, पीले फूलों का खिलना, पत्तों का हरियाला हो जाना, तो पूरी जो वसुधा है, जो वो पृथ्वी है, वो विभिन्न प्रकार के रंगों से अपना ही श्रृंगार कर लेती है। आसमान मानो पुष्प रस लेकर आया है, आसमान से पुष्प बरस रहे हैं। वसंत के रंगों से दुल्हन बनी धरती का अंग अंग पुलकित यानी प्रसन्न हो रहा है। जैसे नववधू होती है बड़ी सुंदर साज श्रृंगार आभूषणों से युक्त, ऐसे ही प्रकृति को यहाँ पर, धरती को किसके समान माना गया है? तो धरती को यहाँ पर दुल्हन की उपमा दी गई है। पुलकित अर्थात प्रसन्न हो रही है। कोई चीज़ जब सज धज कर आपके सामने आती है, इसका मतलब वो प्रसन्न है। उसका कंत यानी उसका पति, कंत का अर्थ होता है प्रिय या पति। उसका कंत अर्थात प्रिय पति वीर की वेशभूषा में है, यानी कोई परिवार में जब कोई वीर व्यक्ति होता है वो अपनी वापस जाने के लिए, अपनी सरहद पर अपनी रक्षा के लिए जब वो हमारे वापस जाने की वेशभूषा पहन चुका है, यानी वह युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार खड़ा है। सरहद से जब सैनिक आते हैं छुट्टियां लेकर, कुछ दिन वो अपने परिवार के साथ रह पाते हैं, लेकिन फिर अचानक कोई फ़ोन आ जाता है कि सरहद पर युद्ध छिड़ने वाला है या कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो उन्हें तुरंत ही वापस जाना पड़ता है। और फिर यही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम तो इतनी सुंदर प्रकृति के साथ अपना वसंत मना रहे हैं, लेकिन ये वीर जो हैं, जो सरहद पर रहकर हमारी रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से आज हम इतने सुख सुविधाएं उपयोग कर पा रहे हैं, सुखी जीवन, खुशहाल जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, उनका वसंत कैसा होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था हर बार ये प्रश्न आपके सामने चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भर रही कोकिला इधर तान, कोकिला का अर्थ क्या होता है? कोयल। मारू बाजे पर उधर गान, मारू एक तरीके का संगीत या वाद्य का सामान होता है।
है रंग और रण का विधान। रंग तो आप समझते ही हैं, रण यानी कि युद्ध। मिलने आए हैं आदि अंत, कैसा हो वीरों का वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत। भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां पुनः हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी से ली गई हैं। इस कविता का जो संकलन किया गया है वो मंजरी पुस्तक में है। कविता का नाम है वीरों का कैसा हो वसंत, जिसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। प्रसंग पुनः वही। इस कविता में कवयित्री ने प्रश्न किया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अर्थ कवयित्री कहती हैं। जब भी आप अर्थ लिखेंगे, चूंकि यह पाठ कवित्री के माध्यम से कहा जा रहा है, इसीलिए कवि या कवयित्री कहते हैं। ये पंक्ति आपके भावार्थ लेखन में सबसे पहले होनी चाहिए। वीरों के जीवन में बसंत तभी आएगा, कब आएगा? जब वे शांति से अपने परिवार के साथ, अपने अपनों के साथ खुशियां मना पाएंगे। हर कोई चाहता है अपने परिवार के साथ रहना, अपने परिवार, बच्चों, पति पत्नी, परिवार के माता पिता के साथ रहना। तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो वीर लोग हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनके जीवन में वास्तविक वसंत कब आएगा? जब वो अपने परिवार के साथ शांति से ये खुशियां मना पाएंगे। अन्यथा उनका वसंत जो युद्ध की तैयारी में है वह वैसे ही बीत जाता है। जब देखो वो युद्ध की तैयारी में लगे रहते हैं। आज ये युद्ध है, आज वो युद्ध है, सरहद पर ऐसा हो गया, आज इसने गोलाबारी कर दिया, आज इसने बम विस्फोट कर दिया। वो बेचारे इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते हैं। वसंत में कोयल कूकती है। हम वसंत का आगमन किन चीज़ों से मानते हैं? प्रकृति की सुंदरता से, कोयल के कूकने से। लेकिन सैनिक वहाँ पर वसंत, उनका जो वसंत है वो किस तरीके से मनाते हैं या किस तरीके से उसको मानते हैं? वहाँ तो उन्हें हमेशा युद्ध के मैदान में युद्ध के मैदान में गाजे बाजे नगाड़े बजते हैं। मतलब वहाँ तो सिर्फ उन्हें वही बम विस्फोट की आवाज़ और इन सारी चीज़ों की आवाज़ें ही आती रहती हैं। वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इसी तरीके का है। यानी हमारे लिए प्रकृति के सुंदर रंग वसंत है, लेकिन उनके लिए युद्ध का होना या युद्ध का संदेश होना या युद्ध की शुरुआत होना या युद्ध होने का संकेत होना ही उनके लिए यहाँ पर वसंत का आगमन बताया जाता है। वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो अपना आदि अंत यानी जीवन और मृत्यु को हथेली पर रखकर चलते हैं। हथेली पर रखना, जान हथेली पर रखना एक मुहावरा भी होता है। जान हथेली पर रखना यानी क्या वीरों के जीवन में ये निश्चितता है कि ये युद्ध हुआ है तो उनका जीवन बचेगा या वो शहीद होंगे? लेकिन फिर भी वो इस सोच से परे मातृभूमि की रक्षा के लिए डटकर वहाँ पर डटे रहते हैं, वहाँ पर तैनात रहते हैं। जीत मिलेगी तो जीवन मिलेगा। अगर वो उस युद्ध में जीत गए तो जीवन मिलेगा, और अगर पराजय मिली तो हो सकता है सरहद पर होने वाले उस युद्ध से या जो भी परेशानी वहाँ पर चल रही है, जो भी तनाव वहाँ पर सरहद पर, सीमा पर चल रहा है, उससे उनको मृत्यु की भी प्राप्ति हो सकती है। कवयित्री पुनः यहाँ प्रश्न करती है कि युद्ध पर जाने वाले व्यक्तियों का, जो वीर हैं हमारे, उनका वसंत कैसा होना चाहिए। बार बार आपके सम्मुख ये प्रश्न रखा जा रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। गल बाहें हो या कृपाण, कृपाण यानी तलवार, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। प्रश्न प्रश्न प्रश्न, वीरों का कैसा हो वसंत। यानी आपको इस प्रश्न का उत्तर लगातार अपने दिमाग में सोचते रहना है। साथ ही साथ ये सोचते रहना है कि जो हमारे वीर हैं वो कितनी परेशानियां, कितना तनाव झेलते हैं और बदले में हमें क्या दे रहे हैं? ये सुख शांति, जिसकी वजह से आज आप और मैं जुड़ पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। हम अपना जीवन बिना किसी समस्या, बिना किसी परेशानी के सुख शांति से जी पा रहे हैं। यह सब किसकी देन है? उन महान सैनिकों की देन है। पुनः संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ। अब मुझे लगता है कि मेरे बोलने के पहले ही आप लोग ये पंक्तियाँ बोल देते होंगे कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी से लिया गया है, और साथ ही साथ इस पाठ का नाम है वीरों का कैसा हो वसंत, जिसकी कवयित्री बिल्कुल सही सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। पुनः प्रसंग वही। इस कविता में कवयित्री ने प्रश्न किया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अर्थ की तरफ चलते हैं। कवयित्री एक तरफ वीरों को
अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके रखती हैं। अस्त्र शस्त्र यानी जो उनके कुछ हाथों में जो वेपन्स जिन्हें आप कहते हैं, जो उनके लिए बेहद आवश्यक होते हैं, कभी दूसरे के अपने आप को स्वयं को बचाने के लिए, अपनी जान की रक्षा करने के लिए, और कई बार हमलावर को जो तत्पर बदला होता है वो देने के लिए, सरहद पर तो वो बहुत आवश्यक होता है। तो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देखती हैं, सुसज्जित यानी सजा हुआ देखती हैं। दूसरे तरफ उनके गले में प्रिया की बाहों के हार देखती हैं। हर एक व्यक्ति का अपना परिवार होता है, सैनिकों के भी अपने घर परिवार होते हैं, उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे, उनके माता पिता सभी लोग रहते हैं। वह जब दोनों को एक साथ देखती हैं, एक तरफ उनका परिवार और दूसरी तरफ उनकी सरहद पर उनकी जिम्मेदारियां, दोनों को एक साथ रखकर वे पूछती हैं कि युद्ध पर जाने वाले वीर कृपाण चुने या फिर अपनी प्रिया के बाहों के हार, यानी वो अपने परिवार के साथ रहें उस समय या फिर युद्ध पर जाने की तैयारी करें। वहाँ सरहद भी उनको बुला रही है और यहाँ उनके परिवार को भी उनकी आवश्यकता है। वे विलासमय जीवन जो प्रेम और सुख से परिपूर्ण है, विलासमय जीवन यानी जो हमारा जीवन है, सारी सुख सुविधाएं, एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर, सारी चीज़ों से सुसज्जित, तो या तो वो उसको चुन लें सैनिक, या फिर क्या चुन सकते हैं, वो उसका चुनाव करें जो दबे कुचले लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध का रास्ता अपनाएं, या फिर वो पूरे देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए युद्ध का रास्ता अपनाएं, तब कहीं जाकर हम सुरक्षित रह पाएंगे। तो उनके सामने दो ऑप्शन हैं, यानी दो रास्ते हैं कि या तो वे घर में रह जाएं, सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करें, अपने परिवार के साथ रह जाएं, या फिर वो सरहद पर जाकर हम सबको अपना परिवार मानते हुए उसकी रक्षा करें। सबसे प्रबल और गंभीर समस्या तो यही है कि इन सुख और दुख के बीच में उनका वसंत कैसा होना चाहिए। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, कैसा हो वीरों का वसंत। भावार्थ देखेंगे, पुनः वही, संदर्भ, प्रसंग और अर्थ। कवयित्री चाहती हैं कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई ज्ञात हो जाए। युद्ध क्यों होते हैं? हर युद्ध का जो अंत होता है वो हमेशा बुरा ही होता है। युद्ध तो बुरा ही होता है ना, किसी से लड़ना झगड़ना, कभी हम कह सकते हैं कि लड़ने झगड़ने का परिणाम अच्छा होता है? बिल्कुल नहीं। अतः अतीत को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए कहते हैं। हमारे अतीत की तरफ अगर हम जाएंगे, आप इतिहास पढ़ते हैं, हमारे अतीत की तरफ जाएंगे तो कितने युद्ध हुए हैं, राजा महाराजाओं के युद्ध, मुगल्स के युद्ध, मुगलों के हमारे राजाओं के साथ युद्ध, तब कहीं जाकर हमने आज़ादी पाई है। युद्ध क्यों होते हैं? हर युद्ध का हालांकि एक कारण होता है और फिर उसका एक परिणाम होता है, लेकिन उस युद्ध के होते समय जो भी चीज़ें होती हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, वो जान और माल की तो नुकसान करती ही करती हैं। उससे किसी का भी कभी भला नहीं होता। कितने परिवार मिट जाते हैं, किसी के परिवारजन चले गए, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे, किसी के माता पिता, तो कितना नुकसान हुआ। क्या उसकी भरपाई उस युद्ध के बाद हो सकती है? राज्य वापस मिल सकता है, लेकिन क्या परिवार की जान की भरपाई हो सकती है? बिल्कुल नहीं। जीतने वाला, हारने वाला, दोनों ही खाली हाथ रह जाते हैं। कई बार जो जीता वो भी बहुत कुछ खो देता है, और जो हारा वो बहुत कुछ खोने के साथ साथ उस युद्ध को भी हार गया, तो उसकी दुगनी डबल हार हो गई। लंका में आग क्यों लगी थी? रावण अगर सीता जी का हरण नहीं करता तो क्या लंका में आग लगती? बिल्कुल। इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है जब आप विचार करेंगे तो अगर सीता का हरण नहीं होता तो क्या रावण का सर्वनाश होता? बिल्कुल नहीं होता। कुरुक्षेत्र को जागने के लिए कहा जा रहा है। कुरुक्षेत्र में, बिल्कुल सही, आप सबको पता होगा, कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में ही हुआ था, कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ था। और वो युद्ध जितने भी दिन चला हो, हार या जीत किसी की भी हुई हो, लेकिन उस युद्ध ने कई जानें ली थी, मन से अपनत्व का भाव खत्म कर दिया था। कौरव और पांडव भाई थे, आपस में चचेरे भाई थे, लेकिन इस युद्ध ने क्या किया? उनको, कौरवों की हार तो हुई, कौरवों का पूरा सर्वनाश हो गया, लेकिन उसके बाद पांडवों ने भी उस जीत का जश्न नहीं मनाया। उन्होंने स्वयं वो राजपाट छोड़कर वो अज्ञातवास की तरफ निकल गए थे। तो क्या हुआ? कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध हुआ, भाइयों के बीच हुआ, लेकिन उस युद्ध का जो परिणाम निकला वो बड़ा ही हृदय विदारक था।
ताकि वह अपने अनुभवों को बताए। तो कुरुक्षेत्र की भूमि अपने अनुभवों को बताए कि हमारा युद्ध तो भाइयों के बीच हुआ था, हम जीते भी, पांडव कह सकते हैं कि हम जीते भी, लेकिन फिर भी वो उस युद्ध के बाद इतना ज़्यादा उनका मन खराब हो गया था कि उसके बाद फिर वो उस राज्य को दोबारा अपना नहीं सके, दुनिया को युद्ध के संकट से बचा सके। और वो उसका परिणाम ये बताना चाहते थे कि युद्ध किसी के भी साथ हो, उसका जो परिणाम है वो हमेशा भयानक ही होता है। हल्दी घाटी का शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। संदर्भ और प्रसंग पुनः वही। कवयित्री चाहती हैं कि युद्ध में वीरता की मिसाल बने। युद्ध कैसे वीरता की मिसाल बने? कौन से ऐसे युद्ध हैं जो वीरता की मिसाल बने, जिन्हें आज भी हम बहुत हृदय से याद करते हैं। हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले में जैसे स्थलों में आह्वान किया जाए। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप के जो घुड़सवार और धनुर्धर थे और मुगल सम्राट जो अकबर था, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। साथ ही साथ सिंहगढ़ का युद्ध किसके बीच में हुआ था? छत्रपति शिवाजी के सेना नायक तानाजी, जिन पर एक हिंदी फिल्म भी बनी है, आप सबने देखी होगी तानाजी। तो जो तानाजी और उदयभान जी के बीच में ये युद्ध, उदयभान राठौर के बीच में ये युद्ध हुआ था, उन जैसी स्थलों को बताकर यह आह्वान किया जा रहा है कि युद्ध किन्हीं किसके भी बीच में हुआ हो, वो हमेशा किसी ना किसी प्रकार से घातक ही साबित हुआ था। देश की गौरव महाराणा प्रताप, नाना साहब आदि के वीरों की ज्वलंत स्मृतियों को फिर से जगा दिया जाए। इन युद्धों के माध्यम से, जैसे ही मैंने आपको ये बात की, आपके दिमाग में जरूर ये प्रश्न आया होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ था, किन के बीच हुआ था, साथ ही साथ सिंहगढ़ के किले में क्या वहाँ की खासियत है। तो ये प्रश्न आपके दिमाग में होने चाहिए, इनके जवाब आपको खोजने चाहिए, ताकि देश के नौजवानों में अपने देश पर कुर्बान होने का नया जोश पैदा हो। हर कोई सुख सुविधाएं चाहता है, कोई अपने घर के एसी पंखे कूलर से नहीं निकलना चाहता। कोई क्या ये चीज़ें छोड़ना चाहता है? क्या आप छोड़ना चाहेंगे? क्या मैं छोड़ना चाहूँगी? बिल्कुल नहीं। हमारे लिए सुख सुविधाएं बड़ा मायने रखती हैं। लेकिन अगर हर व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि मैं ही क्यों जाऊँ सरहद पर, तो हमारे सरहद की, हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? तो इन महान वीरों के बारे में बताकर आपके अंदर, आपके दिल में वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून पैदा किया जा रहा है, ताकि आप भी अपने देश पर ज़रूरत पड़ने पर कुर्बान होने में एक पल की भी देर ना लगाएं। आप अपने जीवन को, देश ने ये जीवन दिया है। हमने अपनी पिछले पाठ में कविता पढ़ी थी, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। उस भावना को अपने हृदय में जिंदा रखें। आखिर वीरों का वसंत कैसा हो? इतनी सारी कहानी, कविता को पढ़ते सुनते हुए हमारे दिमाग में यह प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न बन चुका है कि आखिर हमारे जो वीर हैं उनका वसंत कैसा होना चाहिए? क्या युद्ध भूमि में शहीद हो जाना उनका वसंत है? नहीं। इसलिए कवित्री अतीत में घटित युद्ध के, जो अतीत यानी कि जो हो चुका है, अतीत में घटित जो युद्ध हैं उनके कड़वे सच को बताते हुए वर्तमान में इस नरसंहार को रोकना चाहती है कि युद्ध हमेशा बुरा परिणाम देता है। युद्ध मत कीजिए, आपस में मिलजुल कर स्नेह से, प्यार से, सामंजस्य के साथ रहिए। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कमल बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पर आप दो नाम देख रहे हैं। ये जो दो नाम यहाँ पर दिए गए हैं, भूषण और कवि, ये पूरा नाम है इनका। भूषण हमारे रीतिकालीन हिंदी साहित्य के कवि हैं, और जो कवि हैं, कवि चंद, जिनका नाम लिखा है वो चंद्र बरदाई जी हैं, जो आदिकालीन कवि हैं। ये बात आप बच्चों को मुखाग्र याद होनी चाहिए। बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कमल बंधी स्वच्छंद नहीं। ये जो कविता है ना बच्चों, इसको आप ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ें। इसके जो शब्द हैं वो बहुत सुंदर हैं, बहुत मोटिवेट करने वाले हैं। तो जब आप इस कविता को उच्च स्वर में पढ़ेंगे ना, आप अंतर देखिएगा कि आपको खुद अपने आप में कितना देशभक्ति का जज्बा आपके अंदर जागेगा, कितना अच्छा आपको लगेगा। तो इस कविता को बोल बोल कर, ज़ोर ज़ोर से पढ़कर देखिएगा। संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक, बिल्कुल सही, मंजरी से लिया गया है। इस कविता का नाम है वीरों का वसंत कैसा हो, और हमारी कवित्री का नाम बिल्कुल सही
सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। इस कविता में प्रश्न किया गया है, यानी हमारा प्रश्न उत्तर प्राप्त करने तक चल रहा है। वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए? कवित्री यहाँ पर दुख प्रकट करते हुए कहती है। क्यों उन्हें दुख हो रहा है, सुनिए। दुख प्रकट करते हुए कहती हैं कि आज भूषण और चंद बरदाई जैसे कवि नहीं रहे, जो छंदों में जान डाल सकते थे, यानी जो अपनी काव्य, अपनी कलम से ऐसी काव्य की रचना करते थे जिसको पढ़ने के साथ, जिसको सिर्फ पढ़कर ही लोगों में देशभक्ति का जज्बा जाग जाता था। वो अपनी जान देने के लिए निकल पड़ते थे, साथ ही साथ देश के लिए वो कुछ करने का जोश उनके अंदर पैदा हो जाता था। आज के कवियों की कलम स्वच्छंद नहीं है, यानी अभी जो वर्तमान हमारे कवि हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन उनकी कलम में वो स्वच्छंदता नहीं है, बल्कि अंग्रेज शासकों की गुलाम है। ये बात कब के लिए कही गई है? जब ये कविता थी, कविता लिखी गई है, जिस सन में ये कविता लिखी गई है। अब तो हम स्वतंत्र हैं, तो हमारे जो अभी हमारे आधुनिक कवि हैं, वर्तमान कवि हैं, उनकी कलम तो स्वच्छंद है। ये पंक्ति उस परिक्षेप में लिखी गई है जब हमारा देश गुलाम था, इसलिए खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाती। जब अंग्रेज़ों का शासन था तब हम अपने विचार, अपनी सोच को खुलकर स्पष्ट कर ही नहीं पाते थे। फिर कौन आकर हमें बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा हो? क्योंकि ये पंक्तियाँ, ये कविता उस समय लिखी गई है, इसलिए ये पंक्तियाँ, तो किसी प्रकार का कोई भ्रम ना रखें कि अभी के कवियों के बारे में ये बात कही गई है। ये बात पूर्व कवियों के बारे में कही गई है। तो पूरी कविता हमने पढ़ ली, भावार्थ हमने समझ लिया, प्रश्न बाकी है क्या? कि वीरों का वसंत कैसा हो। व्याख्या देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं। उदधि यानी समुद्र, रत्नाकर भी जिसे आप कह सकते हैं। प्राची यानी पूर्व दिशा, जिस दिशा से सूर्योदय होता है, सूर्य का निकलना होता है जिस दिशा से। दिगंत यानी दिशा का छोर। अनंग यानी कामदेव। वसुधा यानी पृथ्वी, भू वसुधा वसुंधरा। पुलकित यानी रोमांचित। कंत यानी पति प्रिय। मारु यानी एक बाजा, एक राग जो युद्ध के समय गाया और बजाया जाता था। जब युद्ध होते थे उस समय के लिए वो स्पेशल साउंड इफेक्ट होता था, जो उस समय का बजाया या गाया जाता हो, जिसके माध्यम से बताया जाता हो कि युद्ध शुरू होने वाला है। गल बाहें यानी गले में बाहों का हार। हम जिनसे प्रेम करते हैं, चाहे वो हमारे परिवारजन हो, परिवार के प्रियजन हो, परिवारजन हो, तो हम स्नेह के साथ उन्हें गले लगाते हैं, वही भाव। कृपाण यानी तलवार। ज्वलंत यानी प्रकाशवान। प्रचंड यानी बहुत अधिक तीव्र। दुरंत यानी अति गंभीर। हंत यानी किसी बात का खेद, शोक सूचक शब्द। स्वच्छंद यानी आज़ाद, स्वाधीन। चितवन यानी दृष्टि, कटाक्ष जिसे आप कहेंगे। तो आज की अपनी वीडियो में आपने क्या देखा? इस पाठ की व्याख्या और इस पाठ के शब्दार्थ। इन्हें आप दोबारा देखिएगा, दोहराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है सिर्फ इतना ही नहीं, और भी ज़्यादा टॉप कोर्सेज हमारे, जिसमें है CBSE हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NTSC, CUET, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, बिहार और यूपी बोर्ड। ये सारे के सारे सिर्फ आपके सफलता और आपके विकास हेतु प्रतिबद्ध हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किसी भी प्रकार की आपसे कोई फीस, कोई चार्जेस नहीं लेता है, ये पूरी तरह निःशुल्क है। तो इसके हर एक वीडियो का, सिर्फ हिंदी नहीं, दूसरे वीडियोस का भी फ़ायदा उठाइए, उनको देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, शेयर कीजिए उनके साथ, उन पर चर्चा कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बात होगी उतना ही आपके दिमाग में वो चीज़ बसती जाएगी। इसके साथ साथ आप बुक्स और ई बुक्स का कलेक्शन भी यहाँ पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। आप उस फॉर्म को ओपन करेंगे, टीम आपसे संपर्क करके जो भी ज़रूरी मटेरियल है वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जल्दी ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।